वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। जिनके आज बर्थडे है जी, उनको हम विश करने जा रहे हैं। अनाया की बर्थडे है, नूर अदन की बर्थडे है, अनाबिया फातिमा की, GM मलिक की और वकास अहमद मलिक। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो जिनकी सालगिरह है कल, अपनी पिक्चर भिजवाएं अपने नाम के साथ और प्रोग्राम में शामिल हो जाए। जी हम आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाएंगे। स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पर जी आपने अपनी पिक्चर भिजवानी है और गुफ्तगू से परहेज़ करें। जिनकी बर्थडे है से वही पिक्चर भिजवाएं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं। हम आपको बताते हैं जी रेट लिस्ट, जिसमें हम आपकी मुश्किल को आसान कर देते हैं। इस टाइम पे आप डिसाइड करें तो जी घर में खाना क्या बनाना है। सो अगर आपने सब्जी की खरीदारी के लिए जाने हैं तो रेट लिस्ट है सेगमेंट आज के भाव में। तलहा है हमारे रिपोर्टर, वो बाहर मौजूद हैं। ओपन मार्केट में हम इसलिए अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं और हमारी कोशिश होती है कि रूटीन में शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में जाएं, ताकि आपको ट्रेंड पता चल जाए, रेट लिस्ट पता चल जाए, किस इलाके में कितनी कीमत पर आपको सब्जी मिल रही है। सो होता ही है कि पोश इलाकों के अपने रेट होते हैं, दूसरे इलाकों में चल रहे अपने रेट होते हैं। तो तलहा की तरफ चलते हैं, आज की रेट लिस्ट वो बताएंगे। ओवर टू यू। नामा और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही हैं, अगर उसके हवाले से मैं बात करूं तो आज जो है वो खासा तजाद देखने को मिल रहा है। आगे पीछे इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर मैं टमाटर की बात करूं तो इस टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो यहाँ पर जो रेट लिस्ट के मुताबिक वो 92 से 100 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, दर्जा अव्वल का जो टमाटर है, लेकिन वो 180 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। और अगर मैं आगे दूसरी सब्जियों की बात करूँ जिनमें शिमला मिर्च है, तो शिमला मिर्च की जो सरकारी कीमत है वो यहाँ पर 142 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन जो ओपन मार्केट है वहाँ पर ये 240 रुपये फ़ी किलो बिक रही है। उसके बाद करेला आता है जिसमें कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। अगर सरकारी कीमत की अगर बात करूँ तो इस करेले की जो सरकारी कीमत है वो जो कि 140 रुपये मुकर्रर की गई है। 140 रुपये की बजाय जो ओपन मार्केट है उसमें ये 280 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर देगर सब्जियों की बात करूं जिनमें आलू है वो सरकारी कीमत उसकी 80 रुपये है, लेकिन वो भी 120 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। प्याज 65 की बजाय 100 रुपये तक का बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 205 है, लेकिन वो भी जो कि 300 रुपये तक बेचा जा रहा है। जो अदरक है वो 442 रुपये है, लेकिन वो भी 500 रुपये इससे 600 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर देगर सब्जियों की बात करूँ उनमें भी फ़र्क है। जो ओपन मार्केट के दुकानदार हजरात हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये डबल कीमत और इतना ज़्यादा फ़र्क इस वजह से है जो सब्जियां हैं वो मंडियों में जो है काफ़ी महंगी मिल रही हैं। प्राइस कंट्रोल वहाँ पर नहीं होती, जिसकी वजह से इनको भी महंगे दामों बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से जो रेट हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से जो शहरी हैं उनकी जानिब से अपील की जा रही है कि वो इस पर नोटिस लें और जो सरकारी नरखनामा है उसका इतलाक करवाया जाए मंडियों में भी और जो ओपन मार्केट है वहाँ पर भी। ठीक है जी तलहा, थैंक यू सो मच। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बच्चों में बढ़ती हुई जेनेटिक इशू, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेरे ख्याल से इन पे बात करना वक्त की अहम ज़रूरत बनता चला जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं जेनेटिक इश्यूज़ के साथ
और ज़िंदगी भर के लिए ये मसला जो है उनके साथ ये ज़िंदगी का रूप बन जाता है। ऐसे में वक्त की अहम ज़रूरत है कि इसके पसे पर्दा जो महरुकात हैं उनको जाना जाए, जड़ तक पहुंचा जाए और मैक्सिमम लोगों तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। अवेयरनेस वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने प्रिवेंशन की बात करनी है और प्रिवेंशन के पेश नज़र क्या होता है कि सबसे पहले आप चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना शुरू करते हैं। ऐसे में बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया जा रहा है स्नेयर की जानिब से। जी, स्नेयर बेसिकली है क्या, इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने प्रोग्राम में उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है और वक्त की अहम ज़रूरत है इस पर गुफ्तगू करना। ख्याल कैसे आया कि जी इस पर बात करना ज़रूरी हो गया? अना, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपने बड़ा अच्छा इंट्रो कर दिया। देखें, ये जो रेयर डिजीज़ हैं ना, ये पाकिस्तान में रेयर नहीं हैं। पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है, लेकिन रेयरली उनकी तशखीश हो पाती है। हार्डली 100 में से 1 या 2 की तशखीश हो पाती है। अनफॉर्चुनेटली बाकी तशखीश के बगैर रहते हैं, और फिर उससे भी रेयरली उनको इलाज मुहैया होता है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ भी ज़ाहिर है बड़ी नायाब हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्सेंजुनिसिटी यानी कि कज़न मैरिजेज़, कास्ट मैरिजेज़ बहुत कॉमन है। ओवरऑल 60% हमारी जो मैरिजेज़ हैं पाकिस्तान में वो अपने ख़ानदानी मैरिजेज़ हैं। और अगर आप KPK की बात करें तो वहाँ 80% शादियाँ कास्ट विद इन द कास्ट है, और AJK की बात करें तो वहाँ 78% तकरीबन शादियाँ। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पेरेंट्स जीन्स कैरी कर रहे हैं वो एक्सप्रेस नहीं करती, क्योंकि वो साइलेंट होती हैं। तो स्क्रीनिंग तो कोई है नहीं यहाँ। तो जब माँ और बाप की तरफ से वही मवाद आता है जो म्यूटेशंस हैं, जिसमें ख़राबी होती है जेनेटिक, तो वो फिर बच्चे इन बीमारियों से पैदा होते हैं। और बच्चे, जो मेरा मुशाहिदा है, मैं कई दफ़ा बलूचिस्तान बड़े ख़तरनाक एरियाज़ में, मियाँ गुंडी में गया बच्चों को तशख़ीस करने, ख़ुद मेरी टीम गई, हम कई दिन उधर रहे, रोज़े उनके साथ रखे, वो हमारी फैमिली बन जाते हैं। और ये इतना बड़ा चैलेंज है कि उस फैमिली को, जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया में वाहिद फैमिली है सोलर किड्स की। सोलर किड्स आपके देखने वाले अगर गूगल करेंगे उनको सब कुछ मिल जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया ने, CNN वगैरह ने बहुत कवर किया हुआ है उसको। तो उसको मुझे 3.5 साल लगे। मैंने उन्हें पूरी फैमिली को हॉस्पिटल अपने पास शिफ्ट किया, 3-3.5 साल लगे तशख़ीस करते हुए। और हो क्या रहा था कि उनकी तशख़ीस नहीं हो पा रही थी, तो समझा जा रहा था इनको जिन चढ़ गए हैं, इनको भूत चढ़ गए हैं, इनको जादू हो गया, उनको पुट्ठा टांगा हुआ था उल्टा। बिलीव मी, जब मैं वहाँ गया हूँ और उनको मार रहे थे और नीचे आग जलाई हुई थी, और 89 बाबे तो क्या कर रहे हैं जी, इनका भूत निकाल रहे हैं, तो इनको जादू हो गया। तो ये पाकिस्तान में आपको पता है ये क्वैकरी वैसे ही रैम्पेंट है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब दुनिया में 40 करोड़ ऐसे लोग हैं, बच्चे और बड़े, जो रेयर डिजीज़ से शिकार हैं, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मुहैया हो पा रही, तशख़ीस भी नहीं हो रही। पाकिस्तान में 16 मिलियन से ज़्यादा हैं, यानी कि 1.5-2 करोड़ अफराद हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। अब रेयर डिजीज़ जो है वो सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, वो हड्डियों की भी बीमारी हो सकती है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दिमाग की भी हो सकती है, जिगर की हो सकती है, गुर्दों की हो सकती है, हार्ट की हो सकती है, ऐसी एबनॉर्मैलिटीज़। तो इधर प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर्स के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, उनका रश इतना होता है, 2-2 मिनट वो इतना टाइम नहीं दे पाते कि उसकी तह तक जाएं। वो समझते हैं कि उनको समझ नहीं लग रही, तो वो बस वैसे ही अलामती चीज़ें लिख के भेज देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम सोसाइटी फॉर नोवेल एंड रेयर डिजीज़ बनाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इसका पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार किया चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। बहुत भरपूर हमें मीडिया कवरेज मिला और बहुत लोगों को पता चला और बहुत लोगों ने हमें फिर किया। और मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के और बड़े हैं जो उनको ये सोसाइटी चलानी चाहिए। हम पीछे हट जाएंगे, वो चलाएंगे। क्योंकि देखें, हमने इंपोर्ट करनी होती है ये दवाइयाँ, हमने एडवोकेसी करनी है, हमें कज़न मैरिजेस को किसी तरीके से डिस्करेज करना है, स्क्रीनिंग को लाना है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने तो हमें बता दिया कि जी एक ज़िंदगी बचाई तो इंसानियत बचा ली। तो ये तो मजदूरी से बेइंतहा लोग बचेंगे, और ज़िंदगियाँ तो इन मतलब अनइमेजिनेबल है। ये जिन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम वहाँ पहुँचे तो उनके 3 भाइयों की डेथ हो चुकी थी। तो आप इमेजिन करें कि अब वो हमें उनको तशख़ीस के हुए 3.5-4 साल हो गए हैं। और अभी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मकामी होटल में, PC में, हमारी
5 और 6 सितंबर को वहाँ वो फैमिलीज़ आ रही हैं, सारी फैमिलीज़ पूछने वाली थी कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या फैमिलीज़ को भी मदऊ किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हम तो कह रहे हैं ना हमने लोगों में शऊर बेदार करना है। सो इसके मुख्तलिफ सेशंस होंगे, किस तरह से? देखें, इसमें पहले तो वर्कशॉप्स हैं फ्राइडे को 5 तारीख को, जिसमें हम न्यूनेटल स्क्रीनिंग शुरू करने जा रहे हैं जिनाह हॉस्पिटल में। तो जिनाह हॉस्पिटल में वर्कशॉप है और उसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि वहाँ न्यूनेटल, दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है उसकी 32 बीमारियों की स्क्रीनिंग होती है। एक हील से एक कतरा खून लेना होता है। बर वक्त उसकी तशखीश हो जाए, वो थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको कुछ शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ जेनेटिक है, उसका इलाज किया जा सकता है और बच्चा मजदूरी से पूरी उम्र बचा रहेगा। तो इसलिए हम ये प्रैक्टिकली शुरू कराने जा रहे हैं और जिनाह हॉस्पिटल में ही वर्कशॉप करा रहे हैं। बाहर से पूरी दुनिया से माहिरीन आ रहे हैं, यूरोप से, अमेरिका से, और वो सारे, इसीलिए हमने उनके साथ पूरी डिस्कशंस रखी हैं, फिर पूरी वर्कशॉप्स रखी हैं। फिर दोपहर को इनाग्रेशन है जिस पे हमने तकरीबन सारी फैमिलीज़ को बुलाया है ताकि वो फॉरेनर्स भी उसको देखें। कुछ चीज़ें हमें समझ लगी हैं, हम उनकी तशखीस तक पहुँचें जो नहीं हो पा रही, हम उनकी दवाइयाँ मुहैया करने के लिए पहुँचें। इसमें हमने ड्रैप को और जितनी नेशनल बायोएथिक्स कमेटी को सबको इन्वॉल्व किया है। हम बेइंतहा रिसर्च भी करते हैं इस पर और इसमें तमाम स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद होंगे, क्योंकि आई की लाइक आँख की भी रेयर डिजीज़ हैं, रेटिनोब्लास्टोमा है, गले की रेयर डिजीज़ है, हार्ट की, मतलब ये तो मल्टी स्पेशलिटी है। तो हम सब स्पेशलिस्ट इस सोसाइटी में इकट्ठे हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से मिल के तशखीस करते हैं और अल्लाह ताला ज़ाहिर शफा देने वाला तो वो है। और क्योंकि देखें हमारी हदीस शरीफ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, सारी हदीसें बहुत अच्छी हैं कि अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसका शफा पैदा किया। अब ये मेरा और मेरे साथियों का काम है, स्नेयर का काम है, सोसाइटी ऑफ नोवेल एंड रेयर डिजीज़, जिसके चैप्टर्स पूरी दुनिया में अब फैल गए हैं कि, और लेकिन अच्छी चीज़ है कि वो शुरू पाकिस्तान से हुई है। तो ये पहली उसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगली उसकी कराची में होगी नेक्स्ट ईयर कॉन्फ्रेंस। तो ये एक मेरा समझता हूँ कि बहुत बड़ा सदका जारिया होगा। और मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स, देखें एक बच्चा जो ऐसा पैदा हो जाए जिसकी बीमारी की समझ नहीं लग रही, जो बेचारा किसी तरह से ग्रो नहीं कर रहा, बोल नहीं सक रहा, कुछ नहीं हो रहा, उसको साइन करके आप छोड़ दें कि चलो जी साइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हम चाहते हैं कि उसकी तशखीस हो पाए, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली उसके इलाज में लग जाती है। और वो जो आगे ही गरीब लोग हैं वो और गरीब, और ऊपर से अभी ये जो, जैसे मैं आपको बताऊं, हाशिम है, ये इन बच्चों का, जो मैं एक बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सोलर किड्स की, उसको हमने बहुत मना किया। मैं खुद गया मियाँ गुंडी बलूचिस्तान के इंटीरियर में, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि यार हमसे पूछे बगैर और बच्चे ना पैदा करना। अच्छा। लेकिन जब हम अभी गए आखिरी दफ़ा भी रोज़ों में हम गए वहाँ, तो उसने और बच्चे पैदा कर दिए थे। तो ये देखिए, ये भी बच्चे लोगों को भी शऊर होना चाहिए कि उनके अगर ऐसी बीमारियाँ हैं तो मौलजिस्ट जिनसे स्नेयर से मिलें। हमारे पूरे चैप्टर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, अपने टेस्ट कराएं मियाँ और बीवी, और फिर हम ये नहीं कहेंगे उनको कि बच्चे ही ना पैदा करो, लेकिन हम उनकी माइनोसेंटेसिस या तशखीस करके उनको बता देंगे कि बच्चा नॉर्मल पैदा करने की अहलियत क्या है, किस तरह आप नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इसका मकसद प्रिवेंशन भी है, जैसे आपने इंट्रो में कहा, और सबसे बढ़ के हम एज ए डॉक्टर हम सिर्फ उन बीमारियों, अमीरों की बीमारियों का ना बने, हम इन बीमारियों के भी नॉलेज बने। तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जेबों से पैसे दे के इनकी दवाइयाँ मंगवानी पड़े तो हमें मंगवानी चाहिए। हमें सबको मिल के, ख़ासकर इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और आपका बहुत बड़ा रोल है, सिटी 42 का बहुत, क्योंकि ये लाहौर में भी कंसेंजुनिसिटी जो कज़न मैरिजेज़ हैं 50% के करीब हैं, या कास्ट मैरिजेज़, तो ये हमने डिस्करेज नहीं करनी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप स्क्रीनिंग करा लें, वो कि मिर्गी बच्चे को हो रही है, बार बार मिर्गी हो रही है, ये प्रिवेंट किया जा सकता था। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछने वाली थी कि कौन सी ऐसी आपको लगता है जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा सामने आने लगी तो ज़रूरत इस अमर की महसूस हुई, ताकि लोगों को भी तो पता चले ना कि अगर ये इश्यूज़ हैं तो इसकी रूट कॉज पे जाएँ। देखें, सबसे कॉमन तो मैं समझता हूँ थैलेसीमिया है, जिसको हम पाकिस्तान में रेयर डिजीज़ नहीं कह सकते, वो इतना कॉमन है। देखें, और थैलेसीमिया जो कैरी कर रहे हैं माँ और बाप, अगर उनकी सिर्फ एक स्क्रीनिंग हो जाए कि माँ कैरी कर रही है और बाप भी कैरी कर रहा है, तो उनकी शादी ना की जाए। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीस में थी थैलेसीमिया, आज वहाँ पिछले 10 साल से एक केस भी नहीं हुआ। बट सर, हमारे यहाँ देखें ना, सोशल इशू कितना बड़ा, उस बच्ची की तो सारी ज़िंदगी शादी नहीं होती। अब हमने इस ट्रेंड को ख़त्म करना है ना। देखिए, नहीं शादी, देखें
मैं समझता हूँ बतौर मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कि शादी अल्लाह ताला ने आपकी करनी है, ऊपर हुई होती है, ठीक है। उसको कामयाब या नाकाम शादी हमने बनानी है, ठीक है। अल्लाह ने जोड़े बनाए होते हैं। हाँ। अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि मैं जोड़ों को फिर इकट्ठा करूँगा, जो नेक बीवियाँ हैं उनके आपके साथ जन्नत में इकट्ठा करूँगा। तो अल्लाह ने बनाए हैं ना जोड़े। तो इसलिए ईमान ये होना चाहिए कि बच्ची की शादी हो ही जाएगी इंशाल्लाह। आप दुआ कर रहे हैं माँ बाप, तो क्यों नहीं होगी, लेकिन डेस्परेशन में इस तरह नहीं शादी करें। और अगर बच्ची में वो जरासीम है तो ये मतलब तो नहीं कि वो नहीं कर सकती, वो ये मतलब है कि ऐसे बच्चे से ना करे जो ये कैरी कर रहे हैं वो जेनेटिक्स वेरिएंट्स। तो किसी नॉर्मल बच्चे से करेंगे तो नॉर्मल बच्चे हो जाएंगे। तो ये तो एक स्क्रीनिंग है, थैलेसीमिया है, ब्लाइंडनेस बहुत ज़्यादा है, डेफनेस है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट। हमारा जो ग्रुप है, जो जिसको मैं लीड करता हूँ, वो दुनिया में गूगल करेंगे आपको मिलेगा सबसे बड़ा ग्रुप है जो जेनेटिक डेफनेस पे, विजुअल इम्पेयरमेंट पे यानी कि ब्लाइंडनेस पे और मेंटल रिटार्डेशन पे, जो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल ग्रुप है। डॉक्टर साहब, हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ऑटिज्म बड़ा आम होता चला जा रहा है। बिल्कुल, ऑटिज्म तो चले किसी वजह से है ना, ऑटिज्म एज सच नहीं है, वो तो एक सिम्टम है बीमारियों का। हाँ बिल्कुल, उसमें ज़्यादातर जेनेटिक बीमारियों की वजह से ही होता है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को हम कहते हैं, और वो बहुत सारी बीमारियों का हिस्सा है। और ऑटिज़म को आप 100% तकरीबन प्रिवेंट किया जा सकता है उन बीमारियों की प्रिवेंशन से, कि जो मेंटल रिटार्डेशन और ये वो। और फिर इसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए हमारी। आप इन फैमिलीज़ को मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप किसी वक्त सुबह की में इंटरव्यू करें, इसलिए कि जो हम इसमें मूवी भी एक बनाने जा रहे हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री, जिसका हमने नाम उम्मीद रखा है कि इन बच्चों को प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन दीज चिल्ड्रन। ना माँ बाप, ना ख़ानदान, ना डॉक्टर्स, इनके ऑब्सेसिव आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि इनकी तशख़ीस मैंने करके ही रहनी है, चाहे मुझे बलूचिस्तान जाना पड़े, चाहे लंडी कोतल जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, हमें खुद रीच आउट करना है। इसको हम स्नेयर का मकसद है नोबडी टू बी लेफ्ट बिहाइंड, किसी को हमने अकेले नहीं छोड़ना। और ये मेरा ख्याल है कि हमारी आजमाइश है डॉक्टरों की कि अल्लाह ने हमें एक अहलियत दी है, और वो हम सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये लेके अपनी क्लिनिक में बैठ के देख के पैसे इकट्ठे करके चले जाएं, नहीं, ये नहीं है मकसद। हमें जो अल्लाह ने अहलियत दी है उसका मकसद ये है कि बेस ऑफ द पिरामिड, सबसे निचली सतह के लोगों पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम खुद कैसे जाते हैं। उनके पास तो शायद किराया भी नहीं होगा, अभी हम उन्हें बुला रहे हैं ट्रेन पे, किराया भी हम देंगे, हम जाके हमारा बंदा उनको लेके आएगा बलूचिस्तान से। तो इसके लिए बड़ी दीवानगी चाहिए, वो स्पार्क चाहिए। यानी ये कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं, ये सिलसिला फिर आगे भी चलता रहेगा। एब्सोल्युटली, ये तो 24/7 है, अभी भी चल रहा है। हमने हज़ारों बीमारियां इसकी तशख़ीस कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसमें पीडियाट्रिक्स भी है, चाइल्ड हेल्थ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का, चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन है, ताकि हम मिल के वाकया ही वो पाकिस्तान बनाएं जिसका सोचा गया था, और वो पाकिस्तान जहाँ के कोई भी किसी को अकेले ना छोड़ा जाए, ना फैमिली को, ना मरीज़ को। उस अल्लाह ताला की दी हुई वो एक नेमत है, उसको नेमत बनाएं बजाय रहमत बनाने। बेशक, मैं तो ज़रूर उन तमाम पेरेंट्स को कहूँगी जिनके बच्चे पैदाइशी तौर पर किसी ना किसी बीमारी का, जेनेटिक इश्यूज़ का शिकार होते हैं, उनको ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो बच्चा प्लान करे तो उससे पहले उन्हें क्या करना है वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच सके। डॉक्टर साहब, कुछ मैंने पहले भी जिक्र किया था, 2-4 बीमारियाँ जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है जेनेटिक, ताकि लोगों को पता हो, लोग इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, उनको पता हो कि हमने इन इश्यूज़ के साथ अगर हमारे साथ ये हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बारे में। देखें, बहुत सारी बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल मैंने थैलेसीमिया की बात की, उसके बाद बहुत सारी ब्लड की बीमारियां हैं, हीमोफीलिया है, उसके बाद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं कि जहाँ ब्लीडिंग बहुत होती है, बच्चों के दबे पड़ जाए। मेंटल रिटार्डेशन है, ये बच्चों को सीपी चाइल्ड कह के रखा दिया जाता है। वो सीपी चाइल्ड यानी नहीं होते, वो उनके पीछे कोई बीमारी होती है, तशखीस नहीं हो पाती, ऐसे ही लेबल दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है। बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, स्टेंटिंग है उसको बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में तो 40% बच्चे स्टेंटेड हैं। अब उनमें से हमारे ख्याल में 15% ऐसे हैं जो इन नमूसी बीमारियाँ, जिनको फैमिलियल बीमारियाँ कहते हैं या रेयर बीमारियाँ कहते हैं, उनके ये रेयर बीमारियों के डॉक्टर्स आपको अनफॉर्चुनेटली तमाम डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो पहला कांटेक्ट होता है,
उनको भी ये चाहिए कि उनका ऑब्सेसिव एटीट्यूड हो, वो सिर्फ वो बच्चा उल्टियाँ कर रहा है तो उसको उल्टी की दवाएं दे के ना टरखा दें, उसकी तशखीश करें। जब ना तशखीश होनी शुरू हो जाएगी तो फिर ट्रीटमेंट होगी। बिल्कुल आपने मैं ये समझता हूँ कि हर डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि वो तशखीश करे। अगर उसको नहीं समझ लग रही, स्नेर को कांटेक्ट करे, हमारा हेल्पलाइन नंबर है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पूरी के पूरा जेनेटिक प्रोफाइल, NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करानी पड़ती है जो बहुत महंगा टेस्ट है, सेंगर सीक्वेंसिंग करानी पड़ती है, फिर हमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड वगैरह में हम भेजते हैं सैम्पल्स ताकि हम पीयर रिव्यू कराएं। देखिए आपके पास इतने ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं जो कि सारी पेन खुद ले रहे हैं सर, उसके बाद क्या फिर हम सबसे बड़ा चैलेंज हमारा होता है जब ये तशखीश हो जाती है तो उनकी दवाइयाँ यहाँ मिलती नहीं हैं। अच्छा। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम है कि उनको ट्रीटमेंट मुहैया करे। नहीं भी कर रही तो रजिस्टर तो कर दें, हम चंदा इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करेंगे और ये उनको लाइफ लॉन्ग चाहिए दवाई। और बिलीव मी, जितनी आप फैमिलीज़ यहाँ ज़रूर बुलाइएगा, उन फैमिलीज़ को 2-3 को आप उनको देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को उम्मीद पैदा हो। डोंट गिव अप ऑन दैट चाइल्ड। उसको उधर नहीं छोड़ दें कि जी बीमार है तो चलें जी इसको ये खिला के नहीं, उसकी तशखीश कराएं। अल्लाह ने शिफा रखा है, ये हमारा काम है कि हम बहुत खुशकिस्मत होंगे कि हम उसका ज़रिया बने वो शिफा लाने का। खुदा न खास्ता जो बच्चे ये जिन जेनेटिक इश्यूज़ के साथ जो प्रेजेंट होते हैं डॉक्टर साहब, ये काबिल इलाज भी होती हैं? हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो बीमारी अल्लाह ने पैदा की उसका शिफा पैदा किया। इनमें से ज़्यादातर क्योरेबल हैं और जो फैमिलीज़ हमें मिलती हैं उनके 2-2, 3-3 बच्चों की डेथ हो चुकी होती है। फिर वो हमें उस वक़्त मिलते हैं कि अब नया बच्चा पैदा हुआ है तो हम उनको कुछ ऐसे एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है जो एंजाइम्स उनकी बॉडी नहीं पैदा कर, हमने सिर्फ वो एंजाइम्स उनको देने हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त CSS अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हमारा ये बच्चे सरमाया हैं, इनको हमने वेजिटेबल नहीं बनाना कि लेटे रहें साईं बन जाए, जादू टूने के इसे दे दें, उनको पूठा टांग के उनको मारते रहें कि जिनका जिन निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे क्वैकरी इतनी है ना कि लोग बेचारे, उनको अवेयरनेस नहीं है। आपके ज़रिए अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अवेयरनेस। ये पहला बारिश का कतरा होगा, बाहर बारिश भी हो रही थी तो बारिश का पहला कतरा ही है कि इनको अवेयरनेस मिलेगी कि अल्लाह ने उनके लिए रखी है शिफा। ये उम्मीद से रहना चाहिए। हम जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसका नाम भी उम्मीद ही रखा है ताकि ये फैमिलीज़, माँ बाप, जो बच्चा समझते हैं मजदूर है उसको गिव अप नहीं कर दें कि बाकी 3 बच्चों को पाल रहे हैं, चौथा गिव अप है। वो बेचारा तो वैसे टेंशन से ही मर जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो इन 4 बच्चों में से सबसे ज़हीन हो, सबसे आगे निकले, इस मुल्क को आगे लेके जाए। हम में भी हमारा सबसे अच्छा लीडर ही बने जिसकी हमें ज़रूरत भी है। बेशक आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक ना थोड़ा सा मैं अगर सोशल की तरफ आना चाहूँ, एक सिनेरियो ये है कि आपको मेरे ख्याल से कुछ उलमाए कराम को भी इसमें लेकर आना चाहिए। सोशली भी लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक सेगमेंट ऐसा है जो कि अच्छा जी कहते कज़न मैरिज हो, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लोगों को कम से कम ये समझाना तो होगा ना, बताना तो होगा ना। यहाँ तो कास्ट में रिश्ता नहीं मिल रहा, लोग बच्चियाँ बिठा छोड़ते, ऐसे लोग भी हैं। देखिए ऐसा ना मैंने जब मैं मिनिस्टर था ना, केयर टेकर, तो मैंने कुछ अच्छे काम अल्लाह ने हमसे लिए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू की, केयर टेकर कैबिनेट ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमें बहुत फ्री हैंड दिया तो हम कुछ कर सके। जो हेल्थ में रिफॉर्म्स पाकिस्तान बनने से अब तक देखें तो वो तमाम वहीं आई हैं जो सही मायनों में रिफॉर्म्स है। उसमें मेरा एक प्लान था जो मैंने कैबिनेट से अप्रूव भी करा लिया। वो ये था कि मैट्रिक का बच्चे इम्तिहान ना दे सकें जब तक कि उनके ये ब्लड टेस्ट ना हों, क्योंकि अगर आप शादी के साथ इनको टाई करते हैं तो आपको कोई नहीं करने देगा। मुश्किल से रिश्ता मिलता है, वो कहते हैं जी आप कहाँ से ब्लड टेस्ट करने आ गए हैं, बच्ची का भाग जाएं। ऐसा हुआ है। तो हमें बड़ी मायूसी हुई कि वो डेस्परेट इतने होते हैं माँ बाप के, जी बच्ची का मुश्किल से मिला, डॉक्टर आ गए ने कि स्टिग्मा लगा देंगे। हमने कहा है कि मैट्रिक का इम्तिहान न, लेकिन उस वक्त हुआ ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया, उसकी भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन कानून बनाने का हमारे पास उस वक्त हक नहीं था। अच्छा, मुझे ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी आप मैट्रिक को तो रोक लेंगे कि मैट्रिक का इम्तिहान ना दे सके, आप ओ लेवल ए लेवल का क्या करेंगे। मैंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को ख़त लिखे, उन दोनों ने हमें कहा ये तो आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे, कोई ओ लेवल में नहीं बच्चा बैठेगा जब तक ये टेस्ट नहीं हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो। अगर हम स्कूल के लेवल पे ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें
आप इमेजिन करें कि थैलेसीमिया मैंने उस वक्त बना के दिया था कि 17 साल में ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान में, आपको ये थैलेसीमिया सेंटर्स नहीं बनाने पड़ेंगे। थैलेसीमिया इतनी पेनफुल बीमारी है कि आप ब्लड रोज़ लगता है, आपको रोज़ आपका आयरन निकाला जाता है, देखिए ना, तो फिर आपकी पूरी फैमिली तो उसी के इलाज में लग जाती है। वो 200-200 किलोमीटर सफ़र करके आते हैं थैलेसीमिया सेंटर में। देखें, ये चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं और इनको हमें प्रिवेंट करना चाहिए, शऊर देना चाहिए लोगों को कि शादी हो ही जाएगी, ये शादी को कोई नहीं रोक रहा। सिर्फ शादी का हम कह रहे हैं कि अगर दोनों पार्टनर्स कैरी कर रहे हैं म्यूटेशंस तो उनकी शादी ना करें, ऐसे बच्चे से कर दें या बच्ची से कर दें जो ये नहीं कैरी कर रही। 90% तो नहीं कैरी कर रहे जी, तो बाई चांस आप ये रेडिकेट कर देंगे बीमारी, पूरे बीमारियाँ। पाकिस्तान में कंसेंजेनिसिटी बहुत ज़्यादा है, हमें वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है रेयर डिजीज़ का, तो इसलिए ये एसोसिएशन या ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत ज़रूरी था। इसका चैप्टर अभी मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, वहाँ है, बांग्लादेश में हमने खोला है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने बनाई है, तो इस पूरे रीजन वाले इसको अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान ने कहीं तो लीड तो किया है, कहीं किसी लिस्ट में हम अच्छी लिस्टों में सरे फहरिस्त तो हैं। बिल्कुल सर, इसमें आपके एफर्ट को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वी रियली होप के लोग इस कॉन्फ्रेंस में आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम ज़रूर अपनी टीवी स्क्रीन के थ्रू भी जहाँ तक ये मैसेज हो सकेगा हम पहुँचाएंगे। पैगाम क्या होगा देखने वालों के लिए? देखें, पैगाम मेरा यही है कि उम्मीद रखें, जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी तशखीस नहीं हो रही, डोंट गिव अप ऑन देम। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें कि उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने जो बीमारी पैदा की उसकी शिफा पैदा किया। उस शिफा के लिए आप बजाय सन्यासी बाबों के, क्वैक्स के, जिन्नों निकालने के चक्कर में पड़ें, ऐसा नहीं करें। साइंटिफिक बुनियादों पे उनकी तशखीस कराएं। अगर कोई आपका नहीं मिल रहा, आप नहीं खर्च कर सकते, तो मेरा नंबर भी हाज़िर है, हुसैन एयर का नंबर हाज़िर है। पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं, हम उन फैमिलीज़ को भी तशखीस भी करते हैं, ट्रीट भी करते हैं और फिर उनको काउंसलिंग भी करते हैं कि अगले आने वाले बच्चों में आप किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि ये बीमारी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, ये बीमारी एक ख़ानदान की है। पूरा ख़ानदान उस बीमारी की वजह से गुर्बत की सतह से और नीचे चला जाता है और 24 घंटे उनकी यही कोशिश होती है कि उस बच्चे को किस तरह पाला जाए। हो सकता है ये बच्चा आपका, बिलीव मी, मुझसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों में हो। अल्लाह ने अगर किसी को कोई चीज़ नहीं दी तो शायद कोई और चीज़ बहुत ज़्यादा दे दी है, तो हमें उसको हाफ ग्लास फुल को देखना है, नॉट हाफ ग्लास एम्प्टी। बिल्कुल। सो अगर इसके लिए तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके दरवाजे खुले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मेरे ख्याल से वो लोग जो कि किसी भी तरह की उम्मीद खो बैठे हैं, ये उम्मीद की सबसे बड़ी किरण आप सबने मिलवा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, जज़ाकल्लाह। हमने अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के मेहमान जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ, बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन क्यों है? ननकाना साहब के एक छोटे से गांव से चलने वाला एक शख्स, जिसने ना तो तालीम हासिल की, जिसको ना तो पता था कि वो क्या करने जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी एमए कॉलेज में सर अंजाम देने वाले नज़ीर अहमद साहब, जिन्होंने ये सोचा कि उन्होंने कुछ कर दिखाना है। तालीम हासिल नहीं की तो क्या हुआ? अब उन्होंने जी ये देखा कि उन्होंने अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना, खुद रोज़गार कमाना है, खुद बाइज्जत तरीके से माशरे में सरवाइव करना है। ऐसे में जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, आपके अंदर विल होनी चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपने किसी की तरफ नहीं देखना, खुद ब खुद काम करना है और ज़माने को बताना है कि आप एक कामयाब शख्स हैं। मेहनत, चाहे आप फुटपाथ पे भी बैठ के कर रहे हैं ना, तो उस मेहनत में जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग उन्होंने शुरू की। कैसे शुरू की? सिक्योरिटी गार्ड से फ्रीलांसर बनने का सफ़र, और फिर बग़ैर एजुकेशन के बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान आज फ्रीलांसिंग करते हुए परेशान होते हैं कि जी कैसे करें, टाइम चाहिए होगा, हमें तो इसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, जॉब कर रहे हैं तो टाइम नहीं है। बट हमारे साथ 8 घंटे की सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले बहुत टफ टाइम होता है जी। आपको गर्मी सर्दी बाहर बैठ के अपनी ड्यूटी करनी है, आते जाते लोगों को आपने चेक करना है,
इतना बर्डन हो जाता है, उसके बावजूद आपने सीखा, आपने काम किया। तो नज़ीर अहमद साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। वालेकुम। पहले नंबर तो आप लोगों का शुक्रिया और सिटी 42 वालों का शुक्रिया कि जिन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने शो में इनवाइट किया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप जैसे लोगों को सलाम पेश करते हैं जो कि कुछ करने का जज्बा रखते हैं। सो कैसे सोचा सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी आप कर रहे थे, फ्रीलांसर कैसे बन गए? ये बेसिकली ना एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज ए ऑफिस बॉय की जॉब करता था। वहाँ पे लड़के कंप्यूटर पे काम कर रहे होते, जैसे भी आप लोगों के ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैं बैठ के सीखता था। तो रात को फिर कंप्यूटर लिया हुआ था घर पे, कंप्यूटर के साथ USB में डाटा निकालना और सुबह उनको चेक कराना। कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो फिर वो मुझे बता देते थे। इसी तरह तकरीबन मुझे 7 माह या 8 माह लगे। वो जो सॉफ्टवेयर हाउस था ना, जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम करते थे ना, वहाँ पे मैंने फिर अपना अकाउंट बनाया खुद ही। तो वहाँ पे मैंने जॉब अप्लाई करना शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने मुझे जॉब दी। ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना मेरे पास कोई डिप्लोमा है, ना मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। तो ना मेरे पास कोई डिप्लोमा है, कुछ भी नहीं है। ना मैंने, आजकल आपको पता भी है नहीं, वो तो डिप्लोमास लेके लोग सीखते हैं और फिर डिप्लोमा भी हो गया। आजकल लोग कोर्स के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं। तकरीबन 50, मिसाल के तौर पर 60 हज़ार रुपए के 3 महीने के कोर्स। वो बोला करते क्या है, वो आपको कोर्स दे देंगे, ठीक है, 1 महीना सिखाएंगे। दूसरे कंट्री में उनके कोई दोस्त अजीज बैठे होंगे, उनको कहेंगे कि इस पे ना 2 प्रोजेक्ट लगा दो या 3 प्रोजेक्ट लगा दो $10 के। वो उसको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वो कहेंगे हम आपका अकाउंट कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलनी। जॉब तभी आपको मिलेगी जब आपका प्रोफाइल अच्छा होगा। उसके बाद आपके जो बिड है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। और बिड का कुछ जो टाइम होता है वो भी होना चाहिए। एनी टाइम बिड नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले जब हम बिड करता हूँ ना, सबसे पहले हम कंट्री देखते हैं कि ये कौन से कंट्री का है। USA का हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनेडा हो गया। एशियन को जो है ना बहुत लोग अप्लाई करते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ना पैसे नहीं देते। अगर पैसे दे भी देना तो फीडबैक नहीं। आप ये देखें कि उनके काम करने के साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, चीज़ों को समझना। ये सोशल मीडिया की कुछ टर्म्स होती हैं जिनको आपको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग आप करते हैं, किस किस तरह का जो है वो आप काम इस पे कर लेते हैं? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। उसमें तालीम की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। सिर्फ उसके में जो है ना कमांडें होती है या कुछ जो है ना टूल होते हैं, वो आप सीख लें। अगर आपको नहीं सीखने आते तो आप YouTube पे किसी सर्च करेंगे तो आपको सीखना मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ आपने इंग्लिश वही लिखनी है जो आपने खुद लिखनी है, कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं। नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कैसे इंग्लिश लिखते हैं? इंग्लिश अभी मिसाल के कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, उसने नीचे नाम दिया होता है लोगों का, वही उठाना होता है। वो उसके अंदर कॉपी पेस्ट किया, उसको 3-4 ऑप्शन बनाकर दे देता हूँ, तो उसमें से एक आदि वो सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा। और मैं सारा AI यूज़ करता हूँ। अब मिसाल के किसी का मैसेज आना होता है ना, तो वो ChatGPT को मैसेज करता हूँ, उसको साथ ये कह देता हूँ कि इसका रिप्लाई क्या करना। ऑडियो में लिखना भी नहीं आता। अच्छा। ChatGPT को ये मैं कहता हूँ कि इसका इंग्लिश में और ऑडियो में जो है ना रिप्लाई कर दो, तो वो ChatGPT को मैं बताया कि मेरी तालीम नहीं है, वो फिर मुझे वही बना कर दे देते, वही मुझको। वाह, जबरदस्त। तो अभी बात करते हैं ना, मैं तो बड़ा हैरान हो रही हूँ जी। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग ये कर रहे हैं बगैर तालीम के, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा मैट्रिक पास है तो ये इतने पैसे कमा रहे हैं। जी बिल्कुल भी इन्होंने तालीम हासिल नहीं की बट पैसे कमा रहे। कितने पैसे महीने के कमा लेते हैं? महीने के कभी $200 हो जाते हैं। अच्छा। कभी 150, कभी 250। यानी कि मैं उतना काम पकड़ता हूँ जितना मैं खुद कर सकता तो हूँ। आपकी तो अपनी ड्यूटी बड़ी टफ है। 8 घंटे की ड्यूटी अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है। 8 घंटे से ज़्यादा ही हो जाते होंगे। टाइम पे आपने जो पहुंचना, 1-2 घंटे पहले निकलना, वापस आते आते टाइम लग जाता है। डिजिटल जो काम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 3 घंटे। जब से ये मेटा AI या ChatGPT आया ना, यानी कि AI का दौर, तब से काम जो 5 घंटे का था ना, 1 घंटे या 2 घंटे में होता है। इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा। मोबाइल पे मैं जॉब अप्लाई करता हूँ, जैसे कोई जॉब आती है ना, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो जो मेरे जॉब यानी कि जो मैं काम कर सकता हूँ उस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो वो मुझे जॉब मिल जाती है। सही हो गया। तो ड्यूटी की टाइमिंग आपकी क्या होती है? कभी मॉर्निंग टाइम हो जाती है तो कभी इवनिंग टाइम हो जाती है। 8 घंटे ड्यूटी होती है। ड्यूटी के दौरान मैं ये कभी ड्यूटी के दौरान नहीं करते। जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम तो सोशल मीडिया पे काम ही नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ें साथ हो जाती हैं हैंडल आसानी से? अगर इंसान की नीयत हो
तो सब कुछ हो जाए, अगर नीयत नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दिन अकाउंट बनाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं अर्निंग नहीं हुई, छोड़ देते हैं। अच्छा, कुछ टाइम लगता है, महीना लग तो जाता आपके साथ भी ये हुआ? बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि अर्निंग नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बेसिकली शादी हुई थी, मेरे घर बेटा हुआ, उसी दिन मैंने अप्लाई किया, उसी दिन से मुझे जॉब मिलना शुरू होगी। जबरदस्त। 1 रुपया भी मैंने किसी को नहीं दिया कि क्यों मुझे मेरा अकाउंट मैंने कुछ करवाओ या कुछ भी नहीं, सारा कुछ मैंने खुद ही किया हुआ। कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ज्यादा पैसे कमा लेते हैं? अपवर्क है। अपवर्क है, अच्छा। अपवर्क, अब मैं डिजाइन क्राउड पे भी काम कर रहा हूँ, और ई कॉमर्स ईट्स नाम के वेबसाइट है, वहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ। ये तो जबरदस्त हो गया जी। और कितना टाइम लगता है? घंटे 2 घंटे लगते हैं? सिर्फ 3, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 या 3 घंटे हर रोज? रोज रोजाना के, ठीक हो गया। कोई टाइमिंग नहीं होती कि इसमें कोई टाइमिंग भी आप देखते हैं? ये जो है ना फ्रीलांसिंग का कोई टाइमिंग नहीं होती, आप जब मर्जी काम कर। वो लोग जो है ना यूरोपियन लोग तंग नहीं करते। अच्छा। उनको बात बता दो कि मैं इस टाइम आपको काम दे दूंगा, वो उसी टाइम दे देते हैं। इसी तरह मैंने तकरीबन अपवर्क पे 700 जॉब कंप्लीट की है। जो जॉब कंप्लीट की है ना, उनका नाम तक नहीं पता, और जो क्लाइंट है उनके नाम तक नहीं पता। ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट है क्या ना, आपको पढ़ना नहीं आता? मुझे पता ही नहीं है ना भी ये क्या नाम है, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट उसका नाम उठाना, अडोब इलस्ट्रेटर में लेके जाना, फॉन्ट जो है ना वो डाउनलोड किए हुए हैं तो उसको दे देते हैं। और ज़्यादातर मैं ऑस्ट्रेलियन के काम करता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। अगर काम नहीं भी पसंद आता ना तो वो फिर भी आपको पैसे दे देते हैं। अच्छा। यूरोपियन लोग, एशियन लोग का नहीं कुछ किया जा सकता। सही हो गया। सो मुझे ये बता दें कि अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ये क्योंकि ये भाई अगर आप इतना बगैर सीखे अगर इतने पैसे कमा रहे हैं तो अगर कुछ सीख लेंगे तो ज़्यादा, तो कभी ये प्लान किया कि अब आगे इस फील्ड में मैं और काम करूं? अभी मैं ना अपनी टीम में वो लोग शामिल लाना चाहता हूँ जो मुझे जानते ना हो, क्योंकि जो लोग जानते हो ना कि ये चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए वो जैसे कहते हैं ना चूना बंदे को लग चुके, मुझे 1-2 चूने लग चुके। अब मैं बहुत फास्ट हो के तेज हो मोहतात होना पड़ता है। हाँ जी, अब मैंने कुछ लोगों को शामिल करूंगा जो मुझे नहीं जानते हो, घर बैठ के अपने पास में नहीं, उनको काम दे दिया करूंगा, और जो उनके पैसे हुए तो वैसे ही मैं। सही। सो क्या देखने वालों को आप कहना चाहेंगे किस तरफ आना चाहिए? ये आसान रास्ता है पैसे कमाने का? ये सबसे बेहतरीन, मैं ये नहीं कहता ग्राफिक डिजाइनर बन, AI का दौर है, सब कुछ यानी कि आजकल मेरी अगर तरीम होती ना तो इस टाइम डबल अर्निंग कर लेता। तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, ये डाटा एंट्री का भी, वीडियो एडिटिंग यानी कि आजकल बहुत चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप करेंगे, एक ना दिन कामयाब। अगर आपने हिम्मत है, जज्बा है, तब भी हो गया। अगर आप कह रहे हो सोए रहे हो तो कुछ भी नहीं बनेगा आपका। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नौजवान ये सोशल मीडिया यूज़ करते रहते, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, आप टिकटॉक बनाने में, उल्टे सीधे कामों में टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप अपना जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे टाइम को जो है वो इस्तेमाल करते हुए पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत बड़ा मसला जो आज के नौजवानों का है कि नौकरी नहीं है, पढ़ लिख गए हैं, कुछ है नहीं। तो ये बड़ी मिसालें हैं जिनसे मिलवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप कुछ करने की विल रखते हैं ना तो रास्ते अल्लाह ताला के साथ खुद ब खुद बनाती रहती है। आपने टाइम निकालना है, चीज़ों को सर्च करना है और बस फिर आप काम करें। बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं। ये मिसाल है जी जिनकी जेब में कुछ भी नहीं है बट ये पैसे कमाना शुरू कर रहे हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, बट उन्होंने प्लान किया कि उन्होंने कुछ करना है। तो जी टेक्नोलॉजी का दौर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद है, बस कुछ करने की विल होनी चाहिए। चाहे फिर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, फिर हम वार्डन्स इतने बुला के आपको दिखाते हैं किस कदर कामयाबी से वो काम कर रहे हैं। सो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है और लगे रहने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और कामयाब होते रहें जी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।